सोचिए अगर कोई घर आए और अंदर वो खुद बैठा हो, तो इसका बस एक ही मतलब है कि वो देर से आया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी की नींव को हिलाकर रख देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के 12:48 पर। बारिश बस अभी अभी थमी थी और सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। राघव अपने घर लौट रहा था और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दरवाजे के उस पार उसका क्या इंतजार कर रहा है। और यहीं पर पहली बार हकीकत अपनी जगह से हिल जाती है। घर का दरवाज़ा लॉक नहीं था। राघव को साफ साफ याद था कि सुबह काम पर जाते वक्त उसने ताला लगाया था। तो फिर दरवाज़ा खोला किसने? ये छोटा सा सवाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गड़बड़ का इशारा था। उसने धीरे से दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला और जो मंजर सामने था वो नामुमकिन था। ड्राइंग रूम के सोफे पर वो खुद बैठा हुआ था। वही चेहरा, वही बाल, वही कद काठी जो उसकी अपनी थी। चलिए अब इस पहली मुलाकात की उन डिटेल्स में चलते हैं जो इसे किसी वहम या मति भ्रम से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। अब जरा यहाँ देखिए, चेहरा वही था, दाढ़ी भी वही, यहाँ तक कि हाथ पर बंधी पुरानी घड़ी भी हूबहू वैसी ही थी। लेकिन एक फर्क था, और वही फर्क सब कुछ बदल देता है। सोफे पर बैठे उस हमशक्ल की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, एक राहत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबे सफर के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। और फिर वो हमशक्ल बहुत ही शांत, बहुत ही ठहरी हुई आवाज में कहता है, मैं मर चुका हूं, इसीलिए तुम्हारा चेहरा उधार ले रहा हूं। ये कोई धमकी नहीं थी, कोई मजाक भी नहीं था। ये तो बस उस नई, नामुमकिन हकीकत का पहला नियम था जो बड़ी ही आसानी से बता दिया गया। उस एक पल में राघव के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये कोई हेलुसिनेशन है? क्या काम के तनाव की वजह से उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है? या फिर ये सब सच में हो रहा है? लेकिन ये जो हेलुसिनेशन वाली थ्योरी थी ना, वो एक छोटी सी डिटेल पर आकर पूरी तरह से टूट जाती है। टेबल पर दाल चावल की एक आधी खाई हुई प्लेट रखी थी और वो हमशक्ल कहता है, तू खाना हमेशा ऐसे ही अधूरा छोड़ देता है। ये एक बहुत ही निजी, बहुत पर्सनल आदत थी। एक ऐसी आदत जो ये साबित कर रही थी कि ये कोई अचानक पैदा हुआ वहम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूटी है। ये हमशक्ल राघव की जिंदगी को जी रहा था। इस भयानक सच का सामना होते ही राघव वहां से भाग निकलता है। वो एक ऐसी घटना का लॉजिकल जवाब ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जो लॉजिक के परे है, बस इसी उम्मीद में कि कोई उसे ये यकीन दिला दे कि वो पागल नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम कहानी के बाकी किरदारों से मिलते हैं। एक है नील, साइकोलॉजी का छात्र जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर तौलता है। दूसरा है करण, जो हर गंभीर बात को मजाक में उड़ा देता है। और फिर है समीरा, एक आर्टिस्ट जो हमेशा चीजों के गहरे छिपे हुए मतलब तलाशती है। नील जाहिर है तुरंत एक साइंटिफिक जवाब देता है। वो कहता है, ये डॉपलगैंगर डिल्यूजन है। ये एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें इंसान को यकीन हो जाता है कि दुनिया में उसका एक हमशक्ल मौजूद है। नील के लिए ये राघव के दिमाग का ही बनाया हुआ एक बहुत असली लगने वाला धोखा था। और हाँ, डॉपलगैंगर डिल्यूजन एक असली मनोरोग है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो ये थियरी कुछ देर के लिए सबको एक राहत देती है, एक उम्मीद जगाती है कि इस खौफ का एक तार्किक, एक मेडिकल कारण हो सकता है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां तर्क के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो जाते हैं। समीरा एक ऐसा सवाल पूछती है जो इस पूरी पहेली का रुख ही बदल कर रख देता है। जब नील और करण अपने अपने तर्क और मजाक में उलझे हुए थे, समीरा बस एक सवाल पूछती है, क्या उसने आईना देखा? ये सवाल अचानक उस कमरे की हवा में जम सा जाता है। किसी ने भी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, और यहीं से आईना इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। और ये स्लाइड उस खौफनाक सच को सामने लाती है। जब सब लोग वापस राघव के घर जाते हैं तो नील हाथ धोने के लिए बाथरूम में आईने के सामने खड़ा होता है। लेकिन आईने में जो अक्स था वो नील का नहीं था। आईने के अंदर राघव खड़ा था। ये कोई डिल्यूजन नहीं था, ये रिप्लेसमेंट था। एक पहचान की जगह दूसरी पहचान ले रही थी। और इस सच को देखने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। अगली ही सुबह नील की लाश मिलती है
और उसका चेहरा इस हद तक बिगाड़ दिया गया था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। तो अब ये साफ था, ये इन्फेक्शन सिर्फ चेहरा नहीं बदल रहा था, ये पहचान को जड़ से मिटा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये था कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। इस आइडेंटिटी इन्फेक्शन के फैलने का तरीका क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका जवाब भी राघव के हम शक्ल से ही मिलता है। वो बताता है कि राघव को ही क्यों चुना गया। वो कहता है, तेरे अंदर गिल्ट है, अपराध बोध, और अपराध बोध सबसे आसान दरवाज़ा होता है। यहाँ कहानी का एक और कोर आइडिया सामने आता है, हमारी अपनी भावनाएं ही हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना सकती हैं। इस इन्फेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत साफ और उतनी ही डरावनी है। पहला कदम है गिल्ट यानी अपराध बोध। ये किसी इंसान के अंदर उसकी अपनी पहचान की पकड़ को कमज़ोर कर देता है, जिससे एक खालीपन, एक वॉइड बन जाता है। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए एक उधार चेहरा यानी एक मृत पहचान उस शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह है जो आपकी पहचान के खोखलेपन में ही पलता है। और अब हम कहानी की क्लाइमैक्स पर है, जहां राघव ये फैसला करता है कि इस संक्रमण को फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस दरवाजे को ही तबाह कर देना जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। राघव आखिरी बार उसी बाथरूम के आईने के सामने जाकर खड़ा होता है। पहले तो आईने में सिर्फ खालीपन दिखाई देता है, कोई अक्स नहीं। और फिर उसी खालीपन से धीरे धीरे उसके हमशक्ल का चेहरा उभरता है, जैसे वो शीशे के पीछे की दुनिया से झांक रहा हो। हमशक्ल कहता है, अब मेरी बारी खत्म। ये शायद इस बात का इशारा था कि अब वो पूरी तरह कब्जा कर चुका है। लेकिन राघव, जो अब तक सिर्फ डर रहा था, पहली बार जवाब देता है, नहीं, अब मेरी है। और ये कहकर वो अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेता है। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो घर पूरी तरह से खाली मिलता है। बाथरूम में फर्श पर सिर्फ आईने के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। वहां ना कोई लाश थी, न राघव था और ना ही उसका हमशक्ल। सब कुछ बस गायब हो चुका था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी पहचान, हमारा चेहरा इतनी आसानी से उधार लिया जा सकता है, बदला जा सकता है और हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, तो फिर असल में वो क्या चीज़ है जो हमें हम बनाती है? क्या हमारे अपराध बोध से पैदा हुए खालीपन के बाद हमारी अपनी पहचान का कुछ भी हिस्सा बाकी बचता है?